जंगल के अंदर वो इधर भाग रहा उधर भाग रहा, कभी इस पेड़ पे चढ़ रहा, कभी उस पेड़ पे चढ़ रहा, नीचे उतर रहा, फिर चढ़ रहा। ये भागदौड़ आपके लिए बनेगी भागदौड़, बाकी किसी के लिए भागदौड़ नहीं बनेगी। ये भागदौड़ आपकी बनेगी और सेम वही बंदर वाली भागदौड़ हो जाएगी। कभी इस कोचिंग सेंटर, कभी उस कोचिंग सेंटर, कभी इस बुक से, कभी उस बुक से, कभी किसी के नोट से, कभी किसी के नोट से। और फाइनली होता क्या है कि कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं निकलता आपकी जो सिलेक्शन में। एक कैंडिडेट जो होता है, जो एक प्रिपरेशन करता है, आखिर उसके प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होता है, उसके नोट्स मेकिंग का तरीका क्या होता है, इस चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ अगर आपकी हैबिट बन गई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए। करंट जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा उसके बाद कैसे करंट वो करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। डेली बेसिस पे करंट पेयर पे करना, ये सब कुछ करना, ये फालतू चीज़ें हैं, ये टाइम ही ख़राब करती हैं। एक बार मानेंगे आपको, मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स को। तो ये इस तरीके से पूरा आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब बात करते हैं DSSB के बारे में। देखिए DSSB के लिए जो मेरे को, अब बात करते हैं नवोदय स्कूल के बारे में। नवोदय कह रहा हूँ, सॉरी, आपका एकलव्य स्कूल के बारे में। नवोदय निकल रहा है बाबा, क्योंकि नवोदय के क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल मेरे पास। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो मैंने बनाई है, ये इसका बनाने का 2-3 मेन पर्पज़ थे। एक पर्पज़ तो ये था आपको जो कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके बारे में बात करना। दूसरा, अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो प्रिपरेशन भी होगी उनकी, उसके बारे में बात करना, और कुछ ऐसी टिप्स आपको देना जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, मैं DSSB के बारे में बात करूँगा, मैं एकलव्य के बारे में बात करूँगा, और मैं आपके प्रिपरेशन के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आज की जो मैं वीडियो जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी स्टोरी के साथ करना चाह रहा हूँ। उस स्टोरी का जो मेन एम है वो ये बताना है कि आखिर हम किस चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, ठीक है, और मेन चीज़ कहाँ मिस कर जाते हैं। तो मैं स्टोरी बताता हूँ आपको दोस्तों फटाफट। ये स्टोरी एक जंगल की है। जंगल का जनरली एक राजा, एक शेर ही होता है, बट ऐसा हुआ कि एक कुछ छोटे जानवर और बंदर था एक जंगल में। उसने बोला भी नहीं, हर बार राजा ही क्यों शेर, जो राजा है वो हर बार शेर ही क्यों बनेगा, कभी कभी दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। शेर ने कहा ठीक है भी, अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा कर लीजिए। बोला ओके। शेर ने बोला इलेक्शन करा लीजिए। तो बात इलेक्शन की आई, इलेक्शन स्टार्ट हुए। तो बंदर का जो इन्फ्लुएंस था वो छोटे जानवर के ऊपर अच्छा था, तो उसने उनको मनाया कि भाई अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं सॉल्व आउट करूँगा उसका, मैं सॉल्व करूँगा, और मुझे तुम राजा बनाओ। तो जो छोटे जानवर तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसी बात है तो हम आपको बना देते हैं। तो फाइनली वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद पता चला कि भाई छोटे जानवर के वोट से बंदर राजा बन गया है। अब राजा बन गया है तो फिर काम भी करना है, तो छोटे मोटे काम निपटते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भाई शेर है, आखिर उसको भूख लगेगी, तो उसने एक दिन एक हिरन पकड़ के खा गया। अब जब शेर हिरन खा गया तो जो हिरन की फैमिली थी वो पहुंची शेर के पास, बंदर के पास, कि राजा जी ऐसे ऐसे हमारी फैमिली के एक मेंबर को शेर खा गया है, अब आप राजा हैं, न्याय दीजिए, हमें पकड़िए शेर को और सजा दीजिए उसे। उसने कहा अच्छा, कुछ कीजिए हमारे लिए। बोला ठीक है ओके। तो बंदर ने क्या किया, बंदर अपना भागना शुरू किया। भागा, एक पेड़ पे चढ़ा, उस पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदा, उस पेड़ से तीसरे पेड़ पे कूदा, फिर वापस कूदा, इस टहनी पे उस टहनी पे, इधर कूद उधर कूद, उसने पूरी भागदौड़ मचा दी जंगल के अंदर। वो इधर भाग रहा उधर भाग रहा, कभी इस पेड़ पे चढ़ रहा, कभी उस पेड़ पे चढ़ रहा, नीचे उतर रहा, फिर चढ़ रहा। पूरी हरकत चलती रही, लगभग 1-1.5 घंटा निकल गया ऐसे। अब हिरन की जो फैमिली थी वो भी तंग, बोला यार ये अच्छा अजीब आदमी है, आए थे तो हम इसके बाद न्याय मांगने के लिए, और ये तो कूदफान मचा रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने रोका उसको बड़ी मुश्किल से कि भाई बंदर महाराज रुकिए, आप जिस काम के लिए आए वो कीजिए। बोला हाँ वही तो कर रहा हूँ। बोला कहाँ, आप तो भाग दौड़ कर रहे हैं, आप हमारे हमें जस्टिस चाहिए। बोला देखो ऐसा है, मेरी भाग दौड़ में अगर कोई कमी है तो आप बताइए, मैंने आपके लिए अपनी पूरी जी जान से भाग दौड़ मचा रखी है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आगे आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो फैमिली भी समझ गई आखिर कौन सा न्याय मिलने वाला है। तो इस कहानी के पीछे मेन एम बताने का यही है कि अभी क्या होगा, जैसे अभी नई वैकेंसीज आई हैं, है ना, नई वैकेंसीज आने के बाद क्या होगा, एक हल्ला तो मची जाएगा कि भाई नई वैकेंसीज आ गई हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, सब किसी का अपने अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैनर आ जाएंगे कि ये वहाँ वो वहाँ, क्या क्या लगता है वो सब कुछ वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये भागदौड़ जो है, ये भागदौड़ आपके लिए बनेगी भागदौड़, बाकी किसी के लिए भागदौड़ नहीं बनेगी, ये भागदौड़ आपकी बनेगी। और सेम वही बंदर वाली भागदौड़ हो जाएगी, कभी इस कोचिंग सेंटर, कभी उस कोचिंग सेंटर, कभी इस बुक से, कभी उस बुक से, कभी किसी के नोट से, कभी किसी के नोट से।
और फाइनली होता क्या है कि कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं निकलता आपके लिए, सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन की बात मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोज़ में कि DSSB में लगभग 1 से 1.5 महीना के 2 महीने मान के चलिए आप, ठीक है। और एग्ज़ाम होने में तो आप आराम से मान के चलिए 3 महीने 3 से 3.5 महीने तो मान के चलिए, 3.5 महीने तो लगभग ही जाएंगे। और जो एकलव्य मॉडल स्कूल बताया था वो मे बी एंड में जाएगा उसका एग्ज़ाम, है ना, ईयर के एंड में। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है चीज़ों को करने का, ठीक है। एक कैंडिडेट जो होता है, जो एक प्रिपरेशन करता है, आखिर उसके प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होता है, उसके नोट्स मेकिंग का तरीका क्या होता है, इस चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा मैं आपको। जब माना मैं आपको बात करूँगा आखिर कैसे प्रिपरेशन की जाती है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ प्रिपरेशन करने का। एक नॉर्मल टिप है जो मैं बहुत से लोगों से जान चुका हूँ, मैंने खुद किया है, बहुत से लोगों को देखा भी है करते हुए। तरीका क्या होता है, जैसे आप NCERT पढ़ते हैं, NCERT बेस है हर किसी का, और इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं, चाहे आप DSSB ले लें, चाहे आप एकलव्य मॉडल स्कूल ले लें, बुक्स तो यही रहने वाली है, क्वेश्चन भी इनसे ज़्यादा आएंगे। सबसे आसान तरीका होता है इसको 3 टाइम्स मॉडल बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आपने NCERT पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट टाइम आप NCERT को लेकर बैठिए और बिल्कुल जिसको बोलते हैं सरसरी नज़र से उससे पढ़िए पूरी NCERT बुक को, जितने भी आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो आपके जिस के लिए आपने फॉर्म भरा है। सरसरी नज़र से पूरी बुक आप पढ़िए, अपना पूरा कोर्स NCERT का। पढ़ने के बाद छोड़ दीजिए, 2-4 दिन का गैप लीजिए, उसके बाद फिर उसी बुक को उठाइए। फर्स्ट टाइम वाले जब आप रीडिंग करेंगे तो आप पूरी बुक को रीडिंग कर देंगे, आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, चीज़ों को समझेंगे और छोड़ते चल जाएंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम पे क्या होगा, आप अपना पेन लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए। जब आप NCERT बुक पढ़ेंगे तो आप जितनी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उस बुक के अंदर, आप उन सबको अंडरलाइन करते जाएंगे। कंप्लीट बुक इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। फिर कुछ दिन छोड़ के, 3-4 दिन या 4-5 दिन छोड़ के या 1 हफ्ता छोड़ के, उसके बाद आप फिर दोबारा से NCERT पढ़ेंगे उस सेम बुक। इस बार जो फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा होगा उससे ज़्यादा स्पीड में आपने सेकंड में पढ़ा होगा, और थर्ड टाइम में तो आप और ज़्यादा स्पीड से पढ़ेंगे। चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे आपके। और सबसे अच्छी बात क्या है, अब की बार जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो बहुत कम चीज़ें लगेंगी। जो फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट लगा, सेकंड टाइम इंपॉर्टेंट लगा, अब थर्ड टाइम तो आपको बहुत कम चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी। उन चीज़ों के अपने नोट्स बना दीजिए, ठीक है। जब आप उन चीज़ों के नोट्स बना देंगे तो वो एक क्रक्स नोट्स बन जाते हैं आपके पास, ठीक है, जिनकी बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं आराम से। लास्ट मोमेंट पे 1 या 2 दिन में उनका रिवीजन हो जाता है। तो इस तरीके से नोट्स बन जाते हैं और बार बार मल्टीपल रिवीजन कीजिए। और बुक्स का रिवीजन भी आप लगभग 1 महीने में एक बार, या मान लीजिए 30 दिन में या 35 दिन में, 40 दिन में एक बार उन बुक्स का भी रिवीजन करना ही करना है। मैं कहता हूँ NCERT आपके टिप्स पे होगी, ठीक है, अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया NCERT के लिए। अब बात आती है ग्रेजुएशन की। देखिए, DSSB वाले एग्ज़ाम में और एकलव्य में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। DSSB वाले में आपकी ग्रेजुएशन, अगर आप TGT में हैं और अगर आप PGT में हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैटर करती हैं, तो आपको उनको ही पढ़ना होगा। कितना पोर्शन पढ़ना है, देखिए 50% आप मान के चलिए कि जितना जोर आप 50% NCERT पे देंगे, मैं तो 60% ही कहूँगा NCERT पे, और 40% अपने ग्रेजुएशन की बुक्स पे, ये TGT के लिए। और PGT के लिए 50% NCERT पे जोर देना पड़ेगा, और 50% में आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की बुक्स आ जाएंगी, ठीक है, उनको भी आपको कवर करना होगा। ड्यूरेशन कितना रखना है इन सबको कवर करने का, मे बी देखिए अगर बात करूँ तो 70 डेज़ यानी 2.5 महीने के आसपास में ये सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा आराम से। अगर आप करना चाहें तो आराम से ये 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसीजर बुक्स को पढ़ने का, ठीक है। और आराम से आप इन सब चीज़ को कवर करके अपने नोट्स बना के तसल्ली से आप बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि आपके सामने ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी, कितनी चीज़ों को आप जानते हैं और कितनी चीज़ों को आप नहीं जानते हैं। जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो सॉरी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रहे होंगे, तो आखिर आपको वो भी चीज़ समझ आ जाएगी कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, या समझ पा रहा हूँ तो मेरे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है, तो आप खाली उस पर काम कर सकते हैं, ठीक, बाद में, ठीक है। अब जो ये पूरी बातें मैंने आपको बताई है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस ये है जब आप एग्ज़ाम के पास जाएंगे, है ना, जब आप बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम का, तब हमारा मेन काम क्या होता है? तब हमारा काम कोचिंग स्टार्ट करना नहीं होता, या हमारा काम उनकी को पढ़ना नहीं होता। तब हमारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे फोकस करना। तब हम मॉक्स पे फोकस करते हैं। लगभग 30 to 40 मॉक्स हमें देने चाहिए अगर आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। बहुत 30-40 मॉक्स देने के बाद ये होता है कि आपका माइंड बिल्कुल सेट हो चुका होता है एग्ज़ाम के प्रति, आपकी स्पीड बढ़ चुकी होती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ चुकी है क्वेश्चन सही करने की, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है 30-40 मॉक्स करने का पीछे एक रीज़न क्या होता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि
आंसर आज की डेट में पहले क्या हुआ करता था, बड़े सिंपल क्वेश्चन आया करते थे, एक 4 ऑप्शन होते थे, एक ऑप्शन बड़ा आराम से अगर आपने पढ़ा है आप टिक कर देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं, अगर बाई चांस आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आने हैं तो उन 80 में से 40 या 30 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जिनके आंसर जो होते हैं 4 ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छा नहीं होगा या आपका कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे, आपके कोर अच्छे नहीं होंगे सब्जेक्ट के, तो आप कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूज होकर गलत करने की कोशिश करेंगे, मतलब गलत हो जाएगा आपसे। इस चीज़ पे ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या रहता है, देखिए जब आप अपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं बुक्स को, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में चलने होते हैं लेके। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए 2-3 ईयर के, जो 2-3 पहले हो चुके हैं, समझ लीजिए उनको कि आखिर किस किस फील्ड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, या कौन सा इनका फेवरेट टॉपिक है, या किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी कितनी डीप लेवल में जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को एक बार अपने माइंड में सेट कर लेंगे, पेबल सेट कर लेंगे अपने माइंड के अंदर, तो आप आराम से उन कंटूर्स के आसपास अपना जो अपनी स्टडी है उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने इसके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो तंग होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर के लिए। देखिए मैं एक बात कहूँगा, अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत है, आप कंटिन्यू कीजिए उसको। बट जो कैंडिडेट डेली बेसिस पे करंट की तैयारी करते हैं, करंट का मतलब करंट से नोट्स बनाते हैं, करंट करते हैं, मैं कहता हूँ अगर आपकी हैबिट बन गई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए। करंट जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा उसके बाद कैसे करंट वो करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। डेली बेसिस पे करंट प्रिपेयर करना, ये सब कुछ करना, ये फालतू चीज़ें हैं, ये टाइम ही ख़राब करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चाइल्ड पेडागोजी। चाइल्ड पेडागोजी के लिए देखिए, जितना आपने सीटेट में मतलब पढ़ा है आप उसी का रिवीजन कीजिए, उसी को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन उसी के लगभग नज़दीक से आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 पोर्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको आपका एक अच्छी कोई नॉर्मल बुक होती है, मेरे पास है एक बुक, ऐसे तो मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा आपको बाद में, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप आराम से उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई बड़ी मोटी और भारी भरकम में जो बैंकिंग की हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को करने की, अगर उनकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। बेसिकली आप अगर अपनी पढ़ाई का प्रेम करते हैं तो 1 से सवा घंटा आप दीजिए अपने सीटेट वाले पोर्शन को। ठीक है, जो पेडागोजी का पोर्शन है, 1 से 1.5 घंटा दीजिए रीजनिंग को। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा दीजिए एनईपी को और आपकी जो एनसीएफआई है नहीं उसको, और बाकी जो 3 से 4 घंटे देने हैं आप दीजिए अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, तो लगभग 8 घंटे की पढ़ाई है ये, या 7 घंटे की पढ़ाई है। इसके अंदर आप आराम से एक एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। आपने हर बार अपने तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश की है, इस बार आप मेरा तरीका अपना के देखिए और आपको 100% श्योरिटी के साथ इसमें आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से चलते हैं, और इन फ्यूचर के लिए भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी आपके पास। और इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है इंटरव्यू में जाने के बाद, जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको भी, इस चीज़ का फ़ायदा आपको इंटरव्यू में दिखेगा जाके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है। तो अब सबसे पहले ये तो सारी बात हो गई थी मेरी रिगार्डिंग इसके। अब मैं कोचिंग के लिए ये मत सोचिए क्योंकि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कोचिंग के इन सब बातों के, नहीं। मेरा कहना यह है कि जब एक कैंडिडेट कोचिंग में जाके अगर 1000 रुपये दे रहा है, ठीक है, तो उसको जो फ़ायदा मिले कोचिंग से वो लगभग 4000 रुपये का मिले, 1000 रुपये दे के। ठीक है, वो कैसे होता है, जब तक आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, कोर्स के बारे में नहीं पता, अपनी कमियों के बारे में नहीं पता, आप कोचिंग में जाके आराम से बैठते हैं, वो क्वेश्चन वो सामने वाला बताता है और आप सुनते जाते हैं, बस भरते जाते हैं। ठीक है, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, या आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपके अपने खुद के क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं है पूछने के लिए। ठीक है, तो जो सामने वाला आपको दे रहा है बस आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये तो हुआ 1000 रुपये में 500 रुपये वाला काम। ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल क्रिस्टल कह रहे हैं अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, तो जब सामने वाला आपको पढ़ाएगा तो आप कॉन्फिडेंट होकर उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जान सकते हैं आखिर जो मेरी कमियां हैं उसको मैं कैसे ठीक करूं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। हो सकता है जो आपको समझा रहे हों उनमें भी कुछ कमियां हों, है ना, तो आपको वो भी चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं लेनी है, इनसे ये चीज़ मुझे साइड में रखनी है, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर हूँ, मैं अपनी बुक से क्लियर हूँ, यहाँ पे करना मतलब मुझे इस तरीके से काम करना है। और जो चीज़ आपको नहीं आती है आप उसको आराम से वहाँ सीख सकते हैं और चीज़ें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नॉलेज ले सकते हैं। जब आप मतलब आपकी जब नॉलेज अच्छी होती है तो आप क्वेश्चन भी उसी लेवल पे पूछ सकते हैं और क्रिस्टल क्लियरिटी मिलती है आपको उस टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ठीक है, तब मैं कहता हूँ तब जाइए कोचिंग में। अभी कोई भी अगले 2-2.5 महीने तक भागदौड़ मत कीजिए कोचिंग्स में, ना ही किसी चीज़ के बुक्स के नोट्स के, किसके नोट्स उसके नोट्स नहीं, अपनी नोट्स बनाइए और अपनी लैंग्वेज में बनाइए। सबसे बड़ी बात, आप दूसरे की लैंग्वेज कॉपी करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आसान तरीका होता है अपनी लैंग्वेज बनाइए। किसी को गांव की लैंग्वेज पता है तो वो गांव की लैंग्वेज में बना दीजिए, अपने हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बना दीजिए अपने नोट्स।
किसी को जिस टाइप की लैंग्वेज उसको समझ में आती है उस टाइप का बनाइए। शॉर्ट ट्रिक्स अपने बनाइए खुद के सोच के, ठीक है, दूसरे के नहीं, अपने शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए। एक बार बनाएंगे आपको, मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स को। तो ये इस तरीके से पूरा आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब बात करते हैं DSSB के बारे में। देखिए DSSB के लिए जो मेरे को सॉरी एक सेकेंड, DSSB के लिए देखिए जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग इसके आपकी क्या बोलते हैं एज के बारे में, तो उसमें बड़ा सिंपल है। DSSB में PRT के 30 ईयर्स की एज है, ठीक है, 10+2 है और 50% मार्क्स DID प्लस DD वगैरह सब कुछ ही है, मैं डाल दूंगा उसके ऊपर। कुछ PGT के जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर एज 30 ईयर्स है, जैसे आपका PGT का कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है और एक और है एजुकेशन वोकेशनल गाइडेंस जो है काउंसलर का है, इनकी एज 30 है। बाकी इसके अलावा जितने PGT हैं सबकी एज 36 है, ठीक है। TGT में भी जो आपके TGT स्पेशल एजुकेशन है उनकी 30 है, बाकी जो बाकी TGT हैं उनकी 32 है। इवन TGT म्यूज़िक जो आपके म्यूज़िक टीचर है उनकी भी 32 ईयर्स है एज, ठीक है। तो एज का जो मुझे बाबा मुझे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा इशू है एज के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं नवोदय स्कूल के बारे में, नवोदय कह रहा हूँ सॉरी, आपका एकलव्य स्कूल के बारे में, नवोदय निकल रहा है बाबा, क्योंकि नवोदय के क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल मेरे पास। ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना, आप आराम से बैठ कर देख सकते हैं आखिर क्या है क्या नहीं है। पैटर्न लगभग जो KVS ने एग्जाम कंडक्ट कराया था सेम ही है, ठीक है। PGT 160 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका इंटरव्यू 40 मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स का हो गया आपका ड्यूरेशन। जो आपका 160 मार्क्स है उसका 180, 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। सेम वही है, सब्जेक्ट नॉलेज वही सेम आपका जो KV का हुआ था CBSE पैटर्न वाला वही है। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है आपका एग्जाम CBSE लेगा, नो इसका जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज वही 80 है, टीचिंग एप्टीट्यूड 20 का है, कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर की, एनालिटिकल एबिलिटी 15 नंबर की, जनरल नॉलेज है करंट अफेयर 10 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी 10 नंबर की, वही सेम है। और सेम पैटर्न जो है वो TGT के एग्जाम में, बस TGT के एग्जाम में क्या है, जो सब्जेक्ट 80 नंबर का है उसकी जगह 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि जिस हिसाब से मैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए बता रहा हूँ उस हिसाब से इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम के अंदर। एकलव्य में जो PGT एंड TGT है उसके लिए जो मैंने आपको बताया बड़ा साफ साफ सिलेबस लिखा हुआ है उन्होंने। NEP 2020 हो गया और इसके बाद अब वो भी आ चुकी है आपकी NCF, तो वो भी आ जाएगी। उसके बाद आपका पेडागोजिकल कंसर्न्स आ जाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगा, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे सिलेबस में है वो है PGT के लिए क्लास 12 CBSE अनरिवाइज सिलेबस 2021 विद डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो PGT जो वाले हैं वो ग्रेजुएशन लेवल तक है और TGT क्लास 10 CBSE अनरिवाइज सिलेबस 2021 विद डिफिकल्टी लेवल अप टू क्लास 12। तो TGT वाले क्लास 12 तक का जो लेवल है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ हमेशा, थोड़ा सा अपनी सबसे एक्स्ट्रा करके चलिए। आप जो टॉपिक आपके 12th में आ रहे हैं TGT वालों के लिए, यानी आपका जो 10th तक के टॉपिक हैं वो 12th में भी आ रहे हैं, 12th के टॉपिक जो ग्रेजुएशन में आ रहे हैं प्लीज़ उसकी नॉलेज साथ में लेके चलिएगा। आप ग्रेजुएशन वाले को हल्के में नहीं छोड़ सकते हैं। और सेम यही बात रहेगी PGT वालों के लिए कि जो टॉपिक आपका आगे कवर हो रहा है, यानी 12th तक कवर हो रहा है, ग्रेजुएशन में कवर हो रहा है आपका, अगर वो मास्टर्स में भी वो टॉपिक है तो आप उसको भी कंप्लीट कीजिए साथ में, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है एक आगे तक का, क्योंकि क्वेश्चन कभी ना कभी रिलेट कर जाता है आगे के लिए, या अगर बाई चांस थोड़ा सा क्वेश्चन की अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाए तो इस तरीके से आपको वो इशू कर सकता है। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप आराम से बैठ के अपना सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं, क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं अपना, ठीक है। उस चीज़ से आपको और ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा कि आखिर आपको किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आपको आगे चीज़ें लेके चलनी है। तो बड़ा सिंपल इसने दे दिया NCERT के बारे में, ठीक है। जितना मुझे DSSB के बारे में पता है, DSSB में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दोनों पूछे जाते हैं। TGT में ग्रेजुएशन और PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वहाँ तक पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी तरफ से अगर कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ आपका बचा हुआ है या कोई ऐसा टॉपिक है जो बच गया है और मैंने उसको इसमें टच नहीं किया, कवर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछिए अपने। क्वेश्चन पूछने का तरीका ज़्यादातर मैं यही कहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम पे डाल दीजिए वॉइस मैसेज में, तो मेरे को ईजिली मैसेज मिल जाता है, तो मैं आराम से आपको रिप्लाई भी दे देता हूँ पर्सनली। और बहुत से लोगों का पर्सनल क्वेश्चन होते हैं,
रिगार्डिंग उनकी प्रिपरेशन के, तो वो भी उसमें पूछते हैं मेरे से, तो आप भी पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। अब भी यही कहूँगा, आगे मर्जी आपकी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मैं आपका एग्ज़ाम देने नहीं चाहूँगा, एग्ज़ाम तो आपको खुद को देना है। बट इतना कहूँगा, जितनी मेहनत आप खुद के ऊपर करेंगे, ठीक है, कोचिंग वाला आपके ऊपर करेगा वो नहीं बात कर रहा मैं, जितनी मेहनत आप खुद के ऊपर करेंगे सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे। अब लास्ट में मैं आपको एक बात बताता हूँ KVS का एग्ज़ाम होने से पहले बहुत से नहीं, उस टाइम मैं नया था मतलब यूट्यूब में, तो मुझे बहुत कम लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन जो स्टार्टिंग में मेरे साथ जुड़े मैंने उनको ये बात बताई, उनके साथ मैंने यही तरीका अपनाया कि भाई आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। उन्होंने मेरे कहने पर उस तरीके से प्रिपरेशन किए हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं रिटर्न में, ठीक है। इंटरव्यू भी 30% रोल प्ले करता है, तो वो 30% का ही इफेक्ट डालता है आपके उसके ऊपर, मार्क्स के ऊपर। और अभी नहीं, एक बार रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले बोलना बेवकूफ़ी होगा। रिजल्ट आने दीजिए, और रिजल्ट आने के बाद मैं खुद उन कैंडिडेट से आपको मिलवाऊंगा और प्रूव दूंगा अपना कि जो मैंने आपको बताई हैं बातें वो कितने काम आती हैं। इवन अब वो कैंडिडेट जब DSSB का एग्ज़ाम आ रहा है आगे, एकलव्य का आ रहा है, अब वो ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं नॉर्मल कैंडिडेट से, क्योंकि उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वो और ज़्यादा लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, अब वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। अब वो ये कहते हैं कि सर इस तरीके से अब हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, और हम अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आई होप मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपका कुछ इशू या डाउट है तो प्लीज़ मुझे डालिए। मे बी वीडियो लंबी हो रही है तो इस वजह से मैं क्लोज़ करूँगा प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।